के हमारे मुख्य वक्ता शहीद हमीद जी हैं, जो और बहुत सारे अनछुए पहलुओं को यहाँ पर हमारे सामने हम तक पहुंचाएंगे। उनके बारे में आप में से काफी लोग जानते होंगे कि जब मस्तान जी ने अपनी, और ये एक प्रोसेस भी होता है, मुझे लगता है आदमी पहले कुछ छोटे मोटे काम करता है, फिर बड़े बड़े काम करता है, फिर डॉन बनता है, बड़ा बनता है, उसके बाद आदमी नेता बन जाता है। ये है, वो नेता ही बनता है बाद में, क्योंकि बाद में फिर सारे उसको ठीक ठाक करने के लिए वो एक ही फील्ड बचती है, वो है पॉलिटिक्स। तो लेकिन कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य कुछ अलग रहा होगा तो समाज में, क्योंकि जिस तरह के वो काम करते थे, लोगों को न्याय दिलाने का, लोगों को इंसाफ दिलाने का, और लोगों की दूसरा पक्ष अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जरूरतमंद आदमियों की मदद करने का वो जो उनके अंदर एक जज्बा था, उसके लिए उन्होंने कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी बनाई। और उस पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम था दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ, उसके अध्यक्ष वो शम थे, और उसके महासचिव के रूप में जिस व्यक्ति को उन्होंने नियुक्त किया वो थे शहीद हमीद। तो आप समझ सकते हैं कि जिनके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई, जिनको सारी दुनिया किस किस तरह के जानती है, उस व्यक्ति के, उनके चरित्र के बारे में शायद इनसे अच्छा कोई और वक्ता न बता सकते हैं। आइए स्वागत कीजिए भाई शहीद। आपने कर दिया कमाल, और ये कमाल दिखता है, ये मेहनत, इसमें जो लोग पत्रकार हैं, जो खोजी पत्रकार हैं, वो जानते हैं कि इसमें कितनी मेहनत है। और किताब के बारे में तो मैं इतना ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात जो हरीश पाठक जी ने कही कि मस्तान मिर्जा साहब को शेर व शायरी बहुत पसंद थी, तो उनका एक शेर जो अक्सर वो महफिल में, जलसों में भी कहते थे, दुश्मनों ने तो दुश्मनी की है, दुश्मनों ने तो दुश्मनी की है, लेकिन दोस्तों ने क्या कमी की है। ये उनका बड़ा पसंदीदा शेर था। और भी बहुत सारे शेर थे, दूसरे वो शेर को तोड़ मरोड़ करके भी बोलते थे। तो आपने जो बात की इस किताब में, मेरा भी नजरिया ये था कि जिस जंग को यूसुफ पटेल वर्सेस मस्तान मिर्जा, आपने काफी नाम दिए उसमें, और वो सारे जो थे एक तरह से उस वक्त के हर आदमी जो है अंडरवर्ल्ड डॉन था, बड़ा नाम था। अजीज गोंडा, रशीद अरवा, करीम लाला, हाजी मस्तान के साथ में जो मर्डर में थे, तो ये दुश्मनों ने तो दुश्मनी की है, लेकिन दोस्तों ने क्या कमी की है। उसके बाद ये हुआ है कि दुश्मन जो था यूसुफ पटेल, जो फायरिंग वायरिंग हुई, सब हुआ, उसके बाद जो उनकी दोस्ती रही वो मिसाली थी। आज भी मिसाली रिकॉर्ड अगर हम देखते हैं कि वो आखिर दम तक बड़े दोस्त रहे, एक दूसरे को ओवरवर्ल्ड अंडरवर्ल्ड दोनों जगह ये लोग एक दूसरे का साथ देते थे। और नई जनरेशन जो आई उसके बाद की, जिनको इन लोगों ने लाया सेंटर स्टेज पर, उनका ही गैंग वॉर चला। पठान गैंग कमाटीपुरा में, डोंगरी में, और ये नागपाड़ा में दाऊद साबिर गैंग, इनका गैंग वॉर चला। और कम से कम 75 से 80 तक कम से कम उस एरिया में 150-200 मर्डर हो गए आपस में। और उस मर्डर को देखते हुए कई मजहबी लोग, सूफी खानका में भी समझौता हुआ, कुरान शरीफ पे समझौता हुआ, काबा में जाके समझौता हुआ, वो समझौता हमेशा टूटता रहा और लाशें बिछती रही। ये एक कंपैरिजन है कि पुराने लोगों में जो थे, और वहीं वो खून रेस जंग हुई, वहां खत्म हो गई उस एक केस पर। आपने हाजी मस्तान की लाइफ का जो बाइफर्केशन किया है, तस्कर, समाज सेवक और सियासतदान, 3 फेजेस। तो जब वो 75 में एक जयप्रकाश नारायण के सामने जो टेलीविजन पर जो कुछ भी हुआ, वो ड्रामा था, असली था, जो भी था, वो जो थे, उसके बाद वो समाज सेवा में आ गए। और जेजे हॉस्पिटल पे उन्होंने पहले इंडियन पीपल्स ऑल इंडिया मिलिट्री सेक्रेटरीट शुरू किया वहाँ पर। उस जमाने में उनका वर्क पूरा सोशल उस पर था, और उसमें उनके जो सबसे ज्यादा जो राइट हैंड थे वो अब्दुल गफूर, मोटरसाइकिल वाला, चोर बाजार के जो लोग मजबूत होते उनमें वो थे।
दिलीप कुमार हमेशा उनके जलसों में आते थे। मस्तान मिर्जा में हमेशा ये कहा, दिलीप कुमार और मस्तान मिर्जा की जो दोस्ती थी वो इस हवाले से थी कि दिलीप कुमार पूरे इंडिया में कहीं भी बहुत सारे स्कूलों कॉलेजों की मदद करते थे, चैरिटेबल। आप बड़ा आदमी अपनी जेब से नहीं देता है, कुछ पैसा नहीं देता है, लेकिन बड़े आदमी का नाम यूज कर लो तो उस जमाने में मुस्लिम स्कूल और कॉलेज के मुशायरे हुआ करते थे। यूपी में मस्तान मिर्जा चले जाए, लाखों का मजमा हो जाता था मुशायरे में। तो दिलीप कुमार बाहर ले जाते थे उनको, मुशायरे में चलो, और हाजी मस्तान चले जाते थे। हाजी मस्तान और दिलीप कुमार जो हो जाए तो मुशायरे में बड़ी पब्लिक आती थी उस जमाने में, पूरे इंडिया में लोग जाते थे। बम्बई में भी दिलीप कुमार को जहाँ हाजी मस्तान बुलाते थे वो चले आते थे। ये दौर गुजरा था समाज सेवा का। ये खत्म होता है 1984 के राइट्स। अब मेरी उम्र गुजर गई, मैंने दंगे इतने देखे, और मुल्क में 50,000, 60,000, 75 सालों में 20,000 दंगे हुए, और हरीश पाठक जी हमारे सीनियर हमारे भी रहे हैं। मेरा ये मत है कि इंडिया में जितने भी फिरका वाराना और कम्युनल राइट होते हैं उनकी रीजन पॉलिटिकल होती है, बेस पे पॉलिटिकल होती है। कोई हिंदू मुसलमान नहीं लड़ता, सियासत दंगे करवाती है। वो हमने बम्बई में 92 में देखा, 84 का दंगा बम्बई का ऐसा था, उसकी भी बेस पे पॉलिटिकल रीजंस थी। अभी डिस्कस करने का टाइम नहीं है, लेकिन हम सब उसमें घिर गए। हम लोग अखबार आलम में थे, हम पे केस हो गए, हम परेशान हो गए। पूरा जो था वो अंडरवर्ल्ड जो था, जो हाजी मस्तान मिर्जा और करीम लाला और ये अपना यही सब जो लोग थे, यूसुफ पटेल को छोड़कर, ये सबसे ज्यादा चालाक आदमी यही निकला। बाकी सब लोगों को 1984 मई में दंगा हुआ था, उसमें स्पेसिफिक केसेस में नहीं, एनएसए में। अगर स्पेसिफिक केसेस होते तो डाल सकते थे। एनएसए में इन लोगों को 1 महीना कल्याण जेल में रखा। ये लोग मुस्लिम कम्युनिटी के हीरो बन गए। और 84 में आप जो पॉलिटिकल जो लोग हैं वो भी देखते हो कि 84 में ही शिवसेना ने अपना पॉलिटिकल एजेंडा बदला, जब मराठी मासा से वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स पे आए, और बाल ठाकरे ही फोकस पॉइंट थे वहां पर। अब ऐसे में मस्तान मिर्जा, हम लोग भी सब हालात के मारे में थे। हम लोगों को ये भी लगा कि अब नेक्स्ट कोर्स क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल इसका तोड़ होना चाहिए। बम्बई में उस वक्त ऐसा था, मुसलमानों में मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। बनात वाला बुखारी बड़े लीडर थे। हिंदुओं में बीजेपी थी, हमारे यहाँ प्रेम कुमार शर्मा बड़े लीडर थे, एमएलए थे वहां पर, और शिवसेना भी हिंदुत्व लेकर के आ गई। तीसरा जो था कांग्रेस अपनी ऑलरेडी वो थी। तो चौथा मेरे पर्सनली मेरे साथ शराफत खान है, ये भी कई जगह हम लोग साथ में रिपोर्टिंग करते थे। बांद्रा ईस्ट बहुत बड़ा प्रॉब्लम था वहां पर। तो हमने जहां जहां ये देखा, ये मेरा अपना नजरिया था कि बम्बई के दंगे वो पॉलिटिकल थे, करवाए गए थे 84 में, लेकिन जहां जहां दलित मुस्लिम बस्तियां थी वहां मुसलमान महफूज रहे। जैसे कमाटीपुरा बागटी गली पहली गली जिसको बोलते हैं, रेड लाइट एरिया, वहाँ बड़ी तादाद में अपने दलित बस्ती थी, वहाँ नहीं हुआ। वर्ली बीडीडी चाल बहुत बड़ा एग्जाम्पल था 84 में, वहाँ कुछ नहीं हुआ मुसलमानों का, बल्कि इक्का दुक्का मुसलमान थे, उनको बचाया गया। उसके बाद सबसे बड़ा जो वो था अम्बेडकर, अपना ये रमाबाई अम्बेडकर नगर, बहुत बड़ा बेल्ट था, उसमें कुछ मुसलमान थे, उसको कुछ नहीं हुआ। गोवंडी में कई ऐसी बस्तियां थी जहाँ बड़ा बेल्ट बुद्धिस्ट था, उसमें अगर 10-10, 20-20 मुसलमान थे, उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन जहाँ जहाँ, और ये बम्बई का दंगा भिवंडी से शुरू हुआ था, जहाँ अंसारी बाग जो बाहर एक बस्ती थी, वहाँ 22 लोगों को जिंदा जला दिया गया। ऐसा हमने देखा। मस्तान भाई का ऑफिस बाजू में ही था, वहाँ पर पीपल सेक्रेटरीट भी उन्होंने बंद कर दिया। अब उनको भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, और अखबार आलम का ऑफिस यहाँ पर। तो दोपहर में आ जाते थे और मैं उनसे जो है गुफ्तगू करता था, हम लोगों की मुलाकात होती थी, मशवरे होते थे क्या होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए, ये जहन में तो बात थी कि
इस दंगल ने सिखाया कि आप दलित और मुसलमान एक हो, यही एक रास्ता है। दंगा पॉलिटिक्स से हुआ, इसलिए पॉलिटिक्स भी एक हथियार है और कुछ ऐसा होना चाहिए कि क्या हो, और यही सब चल रहा था। 1 साल से 85 आ गया। मैं मंत्रालय में एक दिन आया करता था। एक दिन शाम में वहां से निकला, रात 7 बज रहे थे। हम लोग का ऑफिस जेज हॉस्पिटल में था, तो वहां पर 1 नंबर की बस यहाँ बॉम्बे यूनिवर्सिटी के पास मिलती थी और वो सीधे बस आती थी और वहाँ मैं ऑफिस आ रहा था। 7 बज चुके थे। उस जमाने में जो पॉलिटिकल मोर्चे थे वो वहां तक आते थे, यूनिवर्सिटी के बाहर काला घोड़ा तक आते थे। 7 बज रहे थे। मैंने देखा एक ब्लू एक टैक्सी में कुछ लोग खड़े, जुलूस खत्म हो चुका है और ब्लू झंडे लगे हुए और एक टैक्सी के इर्द गिर्द लोग खड़े हुए हैं और वो बस जाना ही चाहते हैं। मैंने पूछा ये कौन है, तो किसी ने बताया जोगेंद्र कवाड़े हैं। जोगेंद्र कवाड़े उस वक्त बम्बई में मारूफ नहीं थे, लेकिन मैं उनको जानता था। 1 साल में पढ़ चुका था। दलित मुक्ति सेना उन्होंने बनाई थी और नॉन पॉलिटिक्स दलित मुक्ति सेना, दलित पेंदर नामदेव ढसाल की थी। ये औरंगाबाद के थे और यहाँ एक मोर्चे में आए थे। हाँ, नामदेव ढसाल। तो दलित मुक्ति सेना के ये हैं और आए हैं यहाँ मोर्चा किया। तो मैंने कहा अरे ये उनके ख्यालात में पढ़ चुका था औरंगाबाद के मराठी अखबारों में। मैंने कहा आपसे इंटरव्यू लेना। तो उन्होंने दूसरे दिन वो वाकोला में उनकी एक छावनी थी, वहाँ बुलाया, वहाँ हमने उनका इंटरव्यू लिया। नेक्स्ट वीक में अखबार आलम में बहुत बड़ा उसको इंटरव्यू दिया, जिसका पूरा एम्फेसिस था वो दलित मुस्लिम यूनिटी मराठवाड़ा से चला रहे थे। अब वो आए, जब उनको ये मालूम पड़ा कि हाजी मस्तान मिर्जा से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो वो फिर मेरे ऑफिस आए नेक्स्ट वीक में वापस और उन्होंने कहा हमको हाजी मस्तान मिर्जा से मिलना है। कहा ठीक है, मिलाते हैं आपको। और तो ये जो हाजी मस्तान उस वक्त इस्माइलिया हॉस्पिटल में एक रूम में थे, शायद वो बीमार थे या नहीं थे, तो पुलिस से बचने के लिए हो जाता। हम लोगों ने उससे वहाँ मुलाकात की। हाजी मस्तान के जहन में भी कुछ ऐसा था कि सिर्फ मुस्लिम कुछ करेंगे तो गड़बड़ है, और जो हिंदू पॉलिटिक्स है वो आ चुकी थी उस वक्त 84 में। तो मैंने उससे मिलाया, तो इन्होंने ये एक आइडिया पेश किया कि हम हाजी मस्तान के साथ हम एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। पॉलिटिकल था या नहीं उस वक्त, लेकिन हम साथ में एक यूनिटी बनाते हैं। इनके पास इन्होंने ऑलरेडी एक पेपर ऑर्गेनाइजेशन और लेटर हेड था, वो उन्होंने बनाया हुआ था। वो उसका नाम था दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ। ऑलरेडी वो एक संगठन बना चुके थे। मस्तान भाई को उन्होंने कहा कि आप अगर इसमें शामिल हो जाएं तो हम दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ ये जो है ये हमारी जमात ये हम बना देंगे। मस्तान मिर्जा साहब उसके लिए राजी हुए कि हाँ ऐसा होना चाहिए। और कुछ मशवरा हुआ, क्या हुआ, उसमें ये हुआ कि 2 मिली-जुली ये 2 प्रेसिडेंट हो और 2 जनरल सेक्रेटरी हो। तुम हाजी मस्तान मिर्जा एक मुस्लिम प्रेसिडेंट, अपना ये कवाड़े साहब दलित प्रेसिडेंट, मैं उसमें मुझे कहा कि आप जनरल सेक्रेटरी बन जाइए, मैं मुस्लिम जनरल सेक्रेटरी। और एक तानसेन ननावरे थे, अभी शायद रिपब्लिकन पार्टी चलाते हैं, वो जनरल सेक्रेटरी बने। मेरा इससे इख्तिलाफ था कि ये पार्टी सीधा जो है ना पॉलिटिक्स में कूद जाए। 85 पार्लियामेंट इलेक्शन आ रहे थे। दिलीप कुमार बहुत बड़े एडवाइजर थे मस्तान मिर्जा के, और उस 84 के राइट्स में मुंबई में नौजवान लीडरों की एक पूरी टीम पैदा हो गई थी, एक्टिविस्ट की। दिलीप कुमार ने भी ये कहा कि हाजी मस्तान तुम फ्रंट पे मत आओ, तुम इन नौजवानों को जाने दो, ये आगे जाने दो, आगे जाए। हाजी मस्तान साहब का 1 साल में तजुर्बा मैं ये बताऊं, हम लोगों ने 1 साल में उनके साथ काम किया कि हाजी मस्तान साहब के साथ कोई पॉलिटिकल ज्वाइन हो। उस जमाने में हर आदमी हाजी मस्तान का साथ लेना चाहता था, अंडर हैंड कोई उनके साथ स्टेज शेयर नहीं करना चाहता। रामदास अठौले और प्रोफेसर कांबळे
थे, कांबळे भी थे, और एक ये अपना नामदेव डसा, ये सब उस जमाने में उन्होंने वो जो दवा खाना था बंद कर दिया था, बस यही चलता था। शाम दोपहर में आ जाते हम लोग, शाम तक रहते थे। नामदास अठावड़े भी आते थे, सब आते थे। ये सब उस वक्त ऐसे दौर में थे कि वो लोग अंबेडकर कॉलेज में एक रूम में रहते थे, वडाला में। वो आते थे, भाई क्या करना है भाई। मैंने भी उनसे बात की, मस्तान भाई ने भी बात की, आप प्लेटफॉर्म पे क्या आप स्टेज शेयर करेंगे मस्तान भाई के साथ? अठावले नो, कांबळे नो, दूसरे भी। वो लोग ये कहते कि हाजी साहब आप हमको अंडर टेबल मदद करो, फाइनेंस दे दो, हम लोग आपका काम करेंगे। जरूरत थी कि मस्तान भाई के साथ कोई स्टेज शेयर करे। एक वो जमाने में कांग्रेस ने उनको निकाल दिया था, अपना अंतुले को। अंतुले परेशान थे, अंतुले साहब का मैसेज आया हम लोगों को। वो भी बॉम्बे हॉस्पिटल में कोई रूम में बैठे थे, हम लोगों को बुलाया। हम समझे दलित तो दलित को, मुस्लिम लीडर मस्तान मिर्जा के साथ शेयर करने को, ऑन रिकॉर्ड प्लेटफॉर्म शेयर करने को तैयार नहीं था। हमने बनात वाला से बात की, बनात वाला ने कहा हम अगर यहाँ पर मस्तान के साथ मैं स्टेज शेयर, पहले तो मुस्लिम यूनिटी कर रहा हूँ, फिर दलित यूनिटी कर रहा हूँ, हम तो ये लेके चले। तो बनात वाला ने कहा मैं यहाँ आपके साथ आ जाऊंगा स्टेज पर, तो मेरी केरला में कांग्रेस के साथ गवर्नमेंट क्यों खराब हो जाएगी। बुखारी साहब शरद पवार के खास हो चुके थे मुस्लिम लीग के, वो आने को तैयार नहीं। तो कोई बिल्कुल जैसा दलितों में से ये हम मिले उनसे, अंतुले से, चलो इनको तो निकाल दिया, अभी आएंगे। बिस्तर पे थे, वो कहने लगे मस्तान भाई का मेरा पैगाम देना कि मस्तान भाई मैं आपके साथ हूँ, मैं एक पार्टी बना रहा हूँ, आप मुझे फाइनेंस करो, लेकिन मैं उस पार्टी से काम करूंगा, अंदर से मैं आपका काम करूंगा। कोई दलित नेता जो आज बड़े बड़े हैं वो उनके साथ आने को तैयार नहीं, कोई मुस्लिम नेता आने को तैयार नहीं। एक पॉलिटिकल अछूत थे जिनका सब साथ देना चाहते थे अंडर द टेबल, साथ में आने के लिए तैयार नहीं। इन परिस्थितियों में वो जो है, मुझे लगता है कि ये जोगिंदर कवाड़े वहां से आए थे, उनको कोई जानता नहीं था, तो आए और ये माहौल बन गया। और फिर एक टेस्ट केस हुआ कि ये पब्लिक क्या रिएक्ट करेगी, तो हमने अखबार आलम की एक सालगिरह मनाई उस बहाने से कि देखा जाए पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स है। मस्तान तालाब में एक जलसा हुआ, उसकी सदारत मस्तान भाई ने की। उसमें करीम लाला, जोगेंद्र कवाड़े, मैं, हम लोग थे और सारे लोग, और दिलीप कुमार मेन स्पीकर थे। उस जलसे में इतनी पब्लिक, मैं समझता हूँ मस्तान तालाब नागपाड़ा में उतना मैक्सिमम ऐसा क्राउड आज तक देखा नहीं गया। बिल्डिंगों के छतों पर पड़े लोग पड़े। और 84 के दंगे के बाद एक ऐसा जलसा हुआ कि जिसने मुसलमानों को भी थोड़ा हौसला दिया जो पस्त हो चुका था। ऐसे पस मंजर में तो ये राजी हुए, चलिए हम एक पार्टी बनाते, लॉन्च करते। पहला इसका जलसा वो पार्टी हो गई, लॉन्च हो गई। शॉर्ट करता चलो, लंबी करेंगे। पहला इसका जलसा साबु सिद्दीक मुसाफिर खाना मस्तान भाई का गढ़ था, बिजनेस था, सब कुछ वही था उनका। तो पहला, अब उसकी लोकेशन देखिए तो जलसा ऐसा हुआ था, गुलशन ईरान की गली और एक सामने ऐसे मस्जिद मंदिर से आते गली, कॉर्नर पर स्टेज लगा था और सामने ऐसा वो, उसका जो बैकग्राउंड जो है मैं समझाना चाहता हूँ कि साबु सिद्दीक मुसाफिर खाने का बैकग्राउंड, वहाँ जलसा हुआ। और जलसा हुआ और बहुत पब्लिक थी, यहाँ तक भरा हुआ था, यहाँ तक वहाँ तक। और स्टेज का रुख जो था, स्टेज हम खड़े, मैं तकरीर चमक के आ रही है, कोई चीज़ चमक के आ रही है, पीछे हंगामा हो रहा है, हंगामा शुरू हो गया। मेरी तकरीर सीधी बात है कि बाल ठाकरे और शिवसेना के खिलाफ थी। तो मालूम ये पड़ा कि उस जमाने में बॉटल्स फेंकी जाती थी, सोडा वाटर, वो लाइट में चमक रही थी, मुझे दिख रहा था और वहाँ शोर हो रहा था। मालूम ये पड़ा कि शिवसेना के लोगों ने मेरी तकरीर पर जो बाल ठाकरे को मैं कह रहा था उसमें वहाँ से बॉटल्स फेंकना शुरू कर दिया। और 10,000 लोग इधर थे, 10,000 लोग इधर थे। एक मिनट में सारे लोग हट के एकदम जैसा मैदान हो गया, लोग अंदर घुस गए डर के, इधर खाली हो गया। 10,000 लोग किधर चले गए पता नहीं, 10,000 लोग किधर चले गए पता नहीं।
अरे एकदम मैदान खाली और सामने पथराव हो रहा था। उस जमाने में लल्लू भाई जो थे वो मस्तान भाई के लेपालक थे, वो काम भी संभालते थे, वो मस्तान भाई के बॉडीगार्ड भी थे। उन्होंने जा करके वहां 5-6 राउंड फायर किए सामने किए। अब हम फिल्म में देखते हैं कि वो बैकग्राउंड है साबु सिद्दीक मुसाफिर खाने का, वो अनिमुल इस्लाम ने शूट किया और ये बताया कि मस्तान मिर्जा की पॉलिटिकल रैली चल रही है और उसमें जो है वो दाऊद आया और उसने मस्तान को गोली मार के चला गया पहली इसमें। इसके बाद क्या हुआ, जब मैं देख रहा हूँ 10,000 लोग यहाँ है, 10,000 लोग यहाँ है और सन्नाटा छा गया, एक आदमी को नजर नहीं आ रहा। मस्तान भाई खड़े हुए, मुझे बड़ा सईद भाई हटो, सईद मियाँ मुझे बोलते थे, तुम इन गाली दी इन लोगों से, बुरी गाली दी, इन लोगों से डर गए साले कभी नहीं, ऐसा बोला। मस्तान भाई बोल के बैठे तो 5 मिनट में उतने 10,000 लोग वापस आ गए लोग और दोबारा जलसा शुरू हो गया। मैंने फिर बोले आप तकरीर को, और मैंने किया और कवाड़े साहब ने किया और मस्तान भाई की स्पीच। ये मस्तान का करिश्मा तो हमारे सामने का। दूसरा करिश्मा ऐसा था कि औरंगाबाद में जलसा हुआ। औरंगाबाद में आम खास मैदान पर हम लोग स्टेज पर थे पूरा, और औरंगाबाद में मस्तान भाई पे, मैं इस पर खत्म करूंगा, लंबी दास्तान है ये, लास्ट है ना, तो इस पर खत्म करता हूँ कि आम खास मैदान में उन पर पाबंदी लग गई कि वो नहीं आ सकते। 1.5 लाख लोग आम खास मैदान में, और पुलिस ने ऐसा किया कि ऐसा स्टेज पे बंदोबस्त किया, एक चढ़ने वाला ऊपर आदमी वो पुलिस की नजर से ना बचे पूरा करके। मस्तान भाई बोले मैं आऊंगा, और मैं स्टेज पे था और मुझे एक, जब स्पीचेस चल रही थी, एक आदमी आया, बोला मस्तान भाई आपको बुला रहे हैं। हाँ, मस्तान भाई बुला रहे, और तकरीबन 1 घंटा बचा था उसके लिए जलसा खत्म होने में। वो मुझे मोटरसाइकिल पे लेके गया, मोटरसाइकिल पे लेकर के आम खास मैदान से ही करीब में एक ढाबे पे बैठे रहते मस्तान भाई। मस्तान भाई एकदम वेश बदले हुए थे। चारों तरफ औरंगाबाद की बॉर्डर, जालना बॉर्डर, बंबई बॉर्डर, पुलिस फोर्स लगी हुई, और मस्तान भाई भेष बदल करके वहां गए, मुझे बुलवाया, स्कूटर वाला आया, मुझे लेके गया, ढाबे पे आया। मस्तान भाई बोले सईद मियां अब मैं क्या करूं? बोले क्या करें? बोले मैं पूरा राउंड ले चुका आम खास मैदान का, स्टेज भी देख लिया मैंने, अगर मैं आया तो क्या सिचुएशन रहेगी? मैं बोला आपको तो पकड़ लेंगे नीचे ही, लेकिन पुलिस ने यहाँ सारा इंतजाम किया है, फायरिंग का भी इंतजाम किया है, आंसू गैस, लाठी चार्ज सब किया। और ये जो औरंगाबाद की पब्लिक है, अगर आप यहाँ आए और स्टेज पर आपको पकड़ा, फिर ये समझ लीजिए कि यहाँ फायरिंग के सिवा कुछ नहीं होने वाला। ऐसी हालत थी। तो आपका क्या मशवरा? उस वक्त मैंने अपने ऊपर लेते हुए एक फैसला कि हम, अभी वक्त नहीं था कि जाके वापस कवाड़े साहब से वो किया जाए। मैं बोला मस्तान भाई आप चले जाइए। वो मस्तान भाई पुलिस के घेरे को तोड़ते हुए और ये देखते हुए, सिचुएशन देखते हुए, उन्होंने मेरा मशवरा कबूल किया। मैं बोला हम लोग संभाल लेंगे, जो भी सिचुएशन ये कि मस्तान भाई नहीं आ रहे हैं, जो सिचुएशन होगी आपके आने से अच्छी होगी, बुरी होगी थोड़ी सी। ये थे मस्तान भाई के कुछ किस्से जो मैंने बताया। सियासत में ऐसे आए, मैं उनके साथ हालात का तलाश, हालात में हम बह गए, और इस तरह से बहुत सारी बातें इंशाल्लाह आपसे होगी, आपके पॉडकास्ट पे होगी। तो किस तरह से, और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बातें। मैं ये सर्टिफाइड नहीं दे रहा हूँ कि हाजी मस्तान बहुत अच्छा आदमी था, सारा देवता ही देवता था, नहीं, क्यों देवता? हर इंसान में इंसान भी होता है, शैतान भी होता है। और इंडिया में पॉलिटिक्स में अंडरवर्ल्ड आते रहे, उससे पहले अपना यूपी बिहार में तो बहुत रहा है, मुंबई में मस्तान भाई आए, तो वो तो नेचर था। अरुण गौड़ी भी आए, बहुत सारे लोग आए, और पॉलिटिक्स में आने के बाद उन्होंने वही किया जो पॉलिटिशियन करता है। कोई बहुत बड़ा देव और उन लोगों का काम नहीं किया, क्योंकि पॉलिटिशियन, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा माफिया डॉन पॉलिटिशियन है। ये मेरा कंक्लूजन है, और मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है 30-50 साल के जर्नलिज्म के बाद कि जिस माफिया डॉन को हम बुरा बोलते हैं, उससे बदतर
माफिया डॉन जो है वो पॉलिटिशियन है जो मर्डर भी कर देता है और पता भी नहीं चलता। थैंक यू अग्रवाल इंद्रजीत गुप्ता जी, और आपसे पॉडकास्ट में काफी मुलाकात है।